हमने क्या था कि ये चीजें पढ़ ली थी यहाँ तक, मीथेन गैस में वृद्धि और मीथेन गैस में वृद्धि यहाँ तक पढ़ लिया था। तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा आएगा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में? तीसरा पॉइंट हमारा यह है क्लोरोफ्लोरो कार्बन में वृद्धि, इंक्रीज ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन में वृद्धि। कार्बन में वृद्धि। अब ये कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, इस गैस का उपयोग जानकारी हमें सभी चीजों की होनी चाहिए ना, का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एरोसेल रेफ्रिजरेशन, एरोसेल सिल्वेंट और क्लीनिंग एजेंट के रूप में सिल्वेंट और क्लिनिकल एजेंट के रूप में किया जाता है। किया जाता है जो रिश्कर वायुमंडल में पहुंच जाता है। जो रिश्कर क्या हो जाता है वायुमंडल में, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है, जैसे कि एसी लग गई, फ्रीज हो रहा है, सिल्वेंट, एरोसेल, जहां पे ठंडा हम प्राकृतिक तौर से नहीं कृत्रिम तौर से किसी जगह को ठंड के अंदर या नमी के अंदर परिवर्तित करने का कार्य करें, तो हम कुछ नहीं करें, ये क्लोरोफॉल नाम की गैस होती है जिसकी वजह से ये ठंडक बन जाती है। प्राकृतिक तौर से नहीं, ये इसको उपयोग करने से होती है। लेकिन ये भी जो निकलेगी वो सारे के सारे कहाँ जाएगी? वायुमंडल में जाएगी, और ये भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मददगार साबित हो जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइडों की वृद्धि, तीसरी गैस होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड में वृद्धि। हमें तो क्या था पता, हम तो ये थे ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ये मीथेन, ये यहाँ तक समझ लेते थे भाई ये जड़ा में से ये गैस निकलती है। अब ये तीसरी चीज ये भी है, ये कौन सी? क्योंकि आजकल एसी का प्रभाव ज्यादा है, हर घर के अंदर रेफ्रिजरेटर मिलेंगे आपको, फ्रिज मिलेंगे, तो वो भी चीज है। नाइट्रोजन ऑक्साइड में वृद्धि, ये कौन सी गैस आ गई? अब ये देखते हैं इसका भी। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी जहरीली गैसें हैं जो मनुष्य को फायदेमंद नहीं है,
बल्कि उनको एहसास होता है, सुख में वृद्धि चाहते हैं वो तो चाहते हैं कि हमें बहुत सुख मिल रहा है, जबकि ये नुकसानदायक होती है। उद्योगों में कार्बन तत्वों की विभिन्न प्रक्रियाओं एवं वाहन प्रदूषण, अन्य प्राकृतिक और कृत्रिम वायु प्रदूषण द्वारा, है ना, वाहन, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है कि ये एक वाहन प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाली धुआं, उद्योगों, आज कल कारखानों में कई प्रकार के कार्य होते हैं, तो वहां पर कई हानिकारक गैसों का उपयोग लिया जाता है। इस वजह से वहां पर वे गैसें आपस में एक क्रिया करके नाइट्रोजन का निर्माण कर देती है। वायु प्रदूषण स्रोतों द्वारा, है ना, जिससे कोई सी भी चीज के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। स्रोतों द्वारा नाइट्रोजनीय ऑक्साइड ऑक्साइड का निर्माण होता है। जो हमारे वायुमंडल के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होती है। और फिर ये सारी की सारी हानिकारक जो किरणें होती हैं, जो हमारे वायुमंडल से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा और सौर मंडल से आने वाली ऊष्मा जब टकराती है वहां पर एक लायर बन जाती है। तो ये हानिकारक किरणें उस लायर को नष्ट करती है। ओजोन का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण मतलब उसमें कमी हो जाना, उतली उसकी परत नष्ट हो जाना, जिसके कारण क्या होगा, जिससे पैराबैंगनी विकिरणों द्वारा वायुमंडल का ताप बढ़ता है। ये हमारे घटक हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मददगार सहायक सिद्ध होते हैं। इतने प्रकार की हानिकारक जो गैसें हैं वो हम मानव उनका उत्सर्जन करते हैं, और ये हम सोचते हैं हमारे फायदे, वो फायदे आपको साल 2 साल 5 साल के लिए होते हैं, लेकिन नुकसान ये पूरी जिंदगी को चट कर जाते हैं, जिसका फिर मनुष्य के पास कोई तोड़ नहीं है। ऐसा हानिकारक इनका चक्र बनता है कि मनुष्य उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और लेट हो जाता है पूरी तरह से। अब कुछ नहीं है, फिर हम चिल्लाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि हम खुद ही इन चीजों को बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो हम अपने कुछ शुभ दिनों के लिए अत्यधिक दुख को आमंत्रित करते जा रहे हैं। तो ये हमारे घटक हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक हैं। तो हमें इनसे किस तरह से निजात, या हमें क्या सोचना है, तब जाकर के इसमें कुछ कमी आ सकती है। चलो आज इसका पॉइंट पूरा हुआ, नेक्स्ट फिर देखते हैं, ठीक है। फिर आगे फिर क्या होता है देखिए, अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसमें।
ये तापमान में बढ़ाने में तो है, लेकिन ग्लोबल इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान के प्रभाव। भूमंडलीय तापमान के प्रभाव। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो पहला, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि। दूसरा, पोलर बर्फ, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। तीसरा, मौसम में परिवर्तन। ये खिसकता जा रहा है ना, सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं हो रही आजकल। जंगलों पर प्रभाव। ये इफेक्ट इनको प्रभावित करते हैं। फसलों पर प्रभाव। प्राकृतिक तौर से जिन फसलों में वृद्धि होती है वो आजकल नहीं होती है, आज उनमें क्या रासायनिक खादों का उपयोग करने लगे, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव। आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव। क्योंकि सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव भी इसकी वजह से है, जहां पर किसी ने रासायनिक खादों का प्रयोग किया तो वहां फसल अच्छी हो जाती है, तो उसका आर्थिक स्तर अच्छा हो जाता है। जंगलों पर प्रभाव, जंगल किसी के पास है ही नहीं, तो ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव होते हैं, जिसकी वजह से ये चीजें हमारी इफेक्ट होती हैं। तापमान बढ़ जाता है, ध्रुवीय बर्फ पिघलना जो हमेशा जो बनी रहती थी, हिमस्खलन नहीं होता था, बड़े बड़े पहाड़ थे उसके बर्फ के ध्रुव के ऊपर भी पिघलते हुए आज उनका सौंदर्य खत्म हो गया है, वहां पर भी प्रदूषण फैलता जा रहा है। मौसम परिवर्तन, बेमौसम होता है ना, जिसकी कोई संभावना नहीं होती। इस तरह के उस दिनों के अंदर मौसम इतना ज्यादा, मौसम का इतना मिजाज खराब हो जाता है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जंगलों पर प्रभाव, फसलों पर प्रभाव, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव, इन सेक्टरों के ऊपर हमारी ग्लोबल या भूमंडलीय तापमान के प्रभाव पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट इसका फिर देखते हैं।